नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th का, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। बात करें यहाँ पे जो एमसीक्यू का ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि आप लोग को पता है, कल भी हमने 25 क्वेश्चन की तैयारी की थी और आज भी हम 25 क्वेश्चन की तैयारी सुबह सुबह कर लिए हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल देखा जाए 12 से 13 क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें। और साथ ही साथ वो बच्चे जो ये कह रहे थे कि सर नॉकआउट टूर्नामेंट आपने करा दिया लेकिन लीग टूर्नामेंट आपने नहीं कराया, तो लीग टूर्नामेंट इस वाले पोर्शन में हम कर लेंगे, इस वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वीडियो पे चैनल पे अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वो इसलिए क्योंकि पोल साइंस की तैयारी और हिस्ट्री की जो तैयारी मैं लाइव में कराने वाला हूं, और ये जो वीडियो है ये अभी आप स्ट्रीमिंग पे देख रहे हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज़, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं चीज़ों को देखकर जवाब दे दूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था इस वजह से स्ट्रीमिंग करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए भाई, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ों को। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या क्वेश्चन लिखा है कि मांसपेशी तंत्र पर व्यायाम के किन्हीं 4 प्रभाव दीजिए, ठीक है। ये जो था ये 2022 में, ठीक है, 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इंपॉर्टेंट तो उसमें था ही, साथ ही साथ 2023 में मतलब ये जो 2024 में इसमें आने की संभावना इसकी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। क्या लिखा है? मांसपेशी तंत्र, मांसपेशियां समझते हो, मांसपेशियां जो होती है अपनी, ठीक है, मांसपेशी पर व्यायाम के क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम व्यायाम करते हैं, कोई भी व्यायाम करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, चाहे एप्स की एक्सरसाइज हो गया, चाहे अपना ये शोल्डर का एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ का एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। तो ऐसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, मांसपेशियों पे क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस पे कोई 4 प्रभाव आपको लिखने हैं, तो मैंने तो यहाँ पे 10 प्रभाव लिख दिए, कोई 4 आपको लिख देना, उसको थोड़ा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देना, समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है। तो जिस प्रकार से जैसे हम बाइसेप्स करते हैं तो बाइसेप्स का एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे इस मांसपेशी पर प्रभाव पड़ता है ना, तो ऐसे ही सबसे पहले क्या लिखा है, क्या प्रभाव पड़ता है? पहला लिखा है मांसपेशी का आकार बढ़ जाता है। मैं बाइसेप्स का एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मेरा इस चीज का आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं चेस्ट का एक्सरसाइज कर रहा हूं तो चेस्ट का आकार बढ़ जाता है। शोल्डर का करूंगा तो शोल्डर का बढ़ जाएगा, लेग का करूंगा तो लेग का बढ़ जाएगा। समझ में आ रही चीजें? तो पहला मांसपेशी का आकार बढ़ जाता है। कंकाल पेशी अति वृद्धि होती है, कंकाल में भी वृद्धि होती है। मांसपेशी की अधिक ऊर्जा की पूर्ति होती है, ठीक है, यानी कि मांसपेशियों में अधिक ऊर्जा आ जाती है। प्रतिक्रिया समय में सुधार आता है, यानी कि रिएक्शन समय में जो है सुधार आता है। साथ ही साथ कोशिका नालिकाओं का भी निर्माण होता है, नए नए कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। वसा में कमी आती है, वसा मतलब जो फैट वैट है ना हमारे ना, चर्बी जो होती है वो धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। मांसपेशी सहन क्षमता बढ़ जाती है ना, एक तरीके से सहने की क्षमता में वृद्धि आ जाती है। आसन विकृतियों में सुधार आता है, जो हमारा शरीर का पोस्चर है उसमें सुधार आ जाता है। अतिरिक्त वसा पर नियंत्रण हो जाता है तथा थकान मतलब कमी हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से प्रभाव पड़ता है, कोई आपको 4 लिख देना, उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहां पे मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप मैसेज करके सारी चीजों को करवा सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, बाकी आप इसमें 4 लिख देना, 4 को लिखकर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे तो भी आपके लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? खेलों में एथलीटों द्वारा की जाने वाली आत्मचर्चा, आत्मचर्चा का मतलब होता है खुद से जो चर्चा होती है उसको कहते हैं आत्मचर्चा। खेलों में एथलीटों द्वारा की जाने वाली आत्मचर्चा, जिसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक, के किन्हीं 4 लाभों की सूची बनाइए कि सेल्फ टॉक जो होता है वो किस टाइप्स का होता है। तो देखिए, आत्मचर्चा के लाभ, कई बार आप देखते हो ना कि जब खिलाड़ी ना अपने ही परफॉर्मेंस से खुश नहीं होता है तो वो बैठ के सोचता है कि आखिर मैं कौन सी ऐसी गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस ऐसा बिगड़ा है। फिर वो सोचता फिर उसको कुछ चीज़ें समझ में आती है कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूं और यही गलती मैं बार बार कर रहा हूं, इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो सेल्फ टॉक जो करता है, जो खुद से बात करता है, उससे कई सारे रिजल्ट निकलते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखा है? आत्मचर्चा के लाभ, पहला होता है आत्म
प्रभावकारिता का निर्माण हो जाना और विकास हो जाना, कि खुद के ऊपर जो प्रभाव किस टाइप्स का पड़ रहा है, क्या है ना, कैसे रिजल्ट नहीं आ रहे, इन सब चीज़ों का वो होता है। ठीक है, दूसरा लिखा है कौशल अधिग्रहण। कौशल अधिग्रहण का मतलब क्या होता है, जब हम सेल्फ टॉकिंग करते हैं तो अपने कौशल के ऊपर हम बात करते हैं कि भाई किस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तीसरा है मूड बनाना और बदलना, कि जब खुद से बात करते हैं, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी सुल्तान, ठीक है, जिस टाइम पे उसको बुलाया जाता है रेसलिंग में तो क्या करता है, सेल्फ टॉक करता है और फिर वो सारी बातें रिमाइंड करता है, रिमाइंड करने के बाद खुद से कुछ बोलता है और फिर चला जाता है लड़ने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, मूड बनाना, ठीक है, मूड मोटिवेट होना, ठीक है, एक तरीके से, और बदलना का मतलब क्या होता है कि जो आपका मूड डिप्रेशन में था अब वो पॉजिटिव होकर आप चीज़ों को कर पा रहे हो। अगला एक है प्रयासों को नियंत्रित करना। जो प्रयास है, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो उसको बहुत ही कंट्रोल कर लेते हो और उसके बाद आप कहते हो कि आप इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है अगला है ध्यान केंद्रित करना। मतलब क्या है कि पूरा का पूरा कंसंट्रेशन पावर लगाना कि हाँ भाई किस तरीके से हमें चीज करना है। समझ सारी चीजें, तो ये हो गया 4। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा है, अगला लिखा है क्वेश्चन, क्या लिखा है, फोर्टलैक परीक्षण पद्धति के किन्हीं 4 लाभ बताइए। देखिए ये किस चीज का है, फोर्टलैक जो परीक्षण है एक तरीके से देखोगे जो हमारी सहन क्षमता है ना उसको बढ़ाने की जो चीजें हैं उसके ऊपर बताई गई है। ठीक है, 3 प्रकार की विधियां होती है, एक होती है निरंतर विधि, दूसरा होता है अंतराल विधि और तीसरा होता है जिसको कहते हैं फोर्टलैक विधि, जो कि हम आगे एक इसका लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है उसको मैं समझाऊंगा। तो ये तीसरा वाला है फोर्टलैक विधि। फोर्टलैक विधि क्या होता है, जिसमें क्या होता है पहाड़ियों पर चढ़ना। आपने वो मूवियों में बहुत सारी चीज देखा होगा कि कई सारे लोग होते हैं ना जो ट्रैक पे दौड़ते हैं। ट्रैक पे कैसे, ट्रैक पे आपको पता है कुछ जगह पे समतल भी होता है, कुछ जगह पे ऊबड़ खाबड़ भी होता है, कुछ जगह पे समतल होता है। तो जो जैसा एरिया है, जो जैसा रोड है उसी हिसाब से दौड़ना फोर्टलैक कहलाता है। इसमें क्या होता है हम स्पीड को भी मेंटेन करके रखते हैं और जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रोड होते हैं वहाँ पे हम रुक रुक के चलते हैं। तो ये फोर्टलैक परीक्षण होता है जिसके द्वारा हम अपने सहन क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, शक्ति और सहन क्षमता को विकसित करते हैं। दूसरा क्या लिखा है कि इसके लाभ में पहला ये हो गया कि शक्ति और सहन क्षमता में वृद्धि होती है यानी कि विकास होता है। दूसरा लिखा है अधिकांश खेलों के लिए प्रशिक्षण का उपयुक्त बढ़ जाना, यानी कि इससे क्या होता है कि इसके अलावा और जितने भी खेल होते हैं उनमें भी हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अगला लिखा है एथलीट की उम्र, फिटनेस, स्वास्थ्य के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है, कि मतलब एथलीट जो है अपनी उम्र, फिटनेस, स्वास्थ्य को मेंटेन करके रख सकता है। अगला है प्रत्येक एथलीट को व्यायाम पूरा करने में उपलब्धि की भावना महसूस करने के लिए यह व्यायाम काफ़ी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति फोर्टलैक परीक्षण करता है तो इससे क्या होता है उसकी अपनी की खुद की कैपेसिटी, सहन शक्ति है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में वो पता लग जाता है और उसके बाद क्या है सारी चीज़ों को वो करके एंड देन क्या करता है कि किसी भी चीज़ में अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो पहले ही समझ जाएगा कि हाँ मैं इसको पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। जैसे अगर आपसे मैं कह दूं कि 100 मीटर दौड़ना है तो आप कहोगे कि 100 मीटर दौड़ना है, कोई बात नहीं दौड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने ऑलरेडी दौड़ा हुआ है पहले भी। ठीक है, इसलिए आप दौड़ सकते हो। तो ऐसी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, अगला क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, समूह में किया जा सकता है। यानी कि अब ऐसी चीजें क्या होती है समूह में ही की जा सकती है, यानी कि सारे लोग मिलकर जब देखते हो ना कई सारे दौड़ होते हैं उनमें ये सारी चीजें होती हैं। इसका प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, इसका आयोजन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आयोजन करने का मतलब क्या है, इसमें कोई भारी भरकम कोई खर्चा नहीं आता है। ठीक है, इसमें सभी लोगों का एक समूह उपलब्ध होए तो हो सकता है ये चीज़। अगला लिखा है इस विधि से तेज गति व लंबी दूरी के बेहतर एथलीट बना जा सकता है। अगर आप इस चीज़ को करते हो तो एक समझिए कि आप एक तेज एथलीट बन सकते हो और लंबी दूरी को बहुत ही जल्दी क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो और आप एक बहुत ही बढ़िया एथलीट बन सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई फोर्टलैक विधि के द्वारा प्रशिक्षण अपना करता है तो उनको काफ़ी मदद मिलती है। चलो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा है, चौथा क्वेश्चन अपना, किसी भी 2 प्रकार के कोमल उत्तकों चोटों की व्याख्या कीजिए और उदाहरण के साथ उस चीज को बताइए। ठीक है, अब कोमल उत्तक चोट क्या होती है, कोमल उत्तक चोट का मतलब समझते हो क्या होता,
कि मतलब हमें कहीं चोट लग जाता है, चाहे वो मान लो पत्थर से लग गया या फिर हम कहीं गिर गए या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब क्या हो गया कि चोट लग जाना, ठीक है। अब कोमल उतक चोट क्या होते हैं, यानी कि ऐसे चोट जो बहुत ही हल्के फुल्के चोट होते हैं, जिनका असर जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है, उसी को कहते हैं कोमल उतक चोट। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है रगड़, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अभी मैं कपड़ा पहन रखा हूँ, ठीक है, तो इस पे अगर मैं दीवार पे ऐसे घिसूंगा तो शायद इस पे निशान नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कपड़ा मेरे सेफ्टी कर लेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपनी त्वचा को करूंगा ना, दीवार पे ऐसे रगड़ूंगा, तो हो सकता है कि ये छिल जाए। तो छिलेगा तो इससे क्या होगा, ये तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, मतलब 2-4 दिन 5 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मतलब क्या है, ऐसे चोट जो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं उसे कहते हैं कोमल उतक चोट, जिसमें आ जाता है पहला रगड़। ऐसी चोटें जब खेलते समय या शारीरिक क्रिया करते समय नंगी त्वचा किसी खुरदरी सतह के गति स्पर्श में आ जाती है, मतलब संपर्क में आ जाती है, जिसके कारण त्वचा की ऊपरी सतह पर घर्षण उत्पन्न होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रगड़। क्या कहते हैं, रगड़। और ऐसे जो चोट होते हैं वो कुछ टाइम में, मतलब कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा हो गया अपना गुम चोट। गुम चोट क्या होता है, गुम चोट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, अब क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलर बॉलिंग कर रहा है और वो बॉल आके लगा, ठीक है, मान लो आपके हैंड पे लगा, तो ये क्या होगा, कुछ समय के लिए दर्द करेगा, आज दर्द करेगा, कल दर्द करेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसे कहते हैं गुम चोट, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, खेलों में जब सीधे प्रहार पर कुछ वस्तु से बार बार शरीर के किसी भी भाग को आहत करते हैं तो त्वचा की ऊपरी भाग पर नुकसान पहुंचाए बिना अंतर्निहित मांसपेशियां, तंतु तथा संयोजी उतक कुचल दिया जाता है, ठीक है, या किसी कठोर वस्तु व सतह से भी गुम चोट लग सकती है। इसमें क्या होता है, शरीर के ऊपर हमें वो निशान दिखाई नहीं देता। मान लीजिए चोट लगा हमें, तो ऊपर तो लगा है, ठीक है, ये तो कुछ समय रेड रहेगा, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसका जो असर है वो अंदर दिखाई देता है, ठीक है, अंदर दर्द करता है, ठीक है, ऊपर से देखने में तो लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर दर्द करता है। ऐसे चोटों को हम गुम चोट कहते हैं। समझ में आ रही चीजें, दो प्रकार के चोट। पहला चोट क्या हो गया अपना, वो हमने बात किया रगड़ चोट, दूसरा हमने क्या बात किया, गुम चोट। समझ में आ रही चीज, चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। अगला समझते हैं क्या लिखा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के कोई भी 6 फायदे बताते हुए एक माइंड मैप को बनाइए। माइंड मैप का मतलब क्या होता है, एक दिमाग में मैप बनाने की, किस तरीके से हमें चीजों को करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि जिसको हम कहते हैं दिव्यांग बच्चे, इनके लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभ के लिए एक माइंड मैप तैयार किया गया है, जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से है, ठीक है। देखिए यह है माइंड मैप। इसमें क्या है, पहले में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें देखिए पहले में क्या लिखा हुआ है, शारीरिक सुधार, और दूसरा लिखा है मानसिक सुधार। देखो एक व्यक्ति अगर शरीर से अच्छा है और दिमाग से अच्छा है, वही एक तरीके से अच्छा फिटनेस वाला बंदा कहलाएगा, क्योंकि फिटनेस सिर्फ शरीर से नहीं होता, दिमाग से भी होता है। अगर दिमाग और शरीर दोनों में, तो समझ लो परफेक्ट बंदा है, ठीक है। तो शारीरिक सुधार और मानसिक सुधार। सबसे पहला आता है शारीरिक सुधार। इसमें क्या होता है, शरीर अगर हमारा सुधार मतलब अच्छा रहेगा तो हमारे एकाग्रता हमारी बढ़ेगी, मतलब फोकस पावर बढ़ेगा, लचक में सुधार आएगा, शक्ति में सुधार आएगा, सहनशीलता में सुधार आएगा, हृदय संबंधी सुधार आएगा, मोटापे में पीड़ित होने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए एक तरीके से अगर शारीरिक सुरक्षा होएगी तो इससे मोटापा भी कम होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो अपना बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा में भी हम धीरे मतलब फिट रहेंगे, इतनी भी हमें दूसरों की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अस्थि घनत्व को बनाए रखा जा सकता है, अच्छी शारीरिक पुष्टि भी की जा सकती है, जोड़ों की सूजन कम हो सकती है। जो ये जोड़ होते हैं ना, जैसे आप देखते हो ना कई जगह पे जोड़ों पे दर्द होता है, तो ऐसी चीज़ें भी कम हो सकती है, और तंत्र की कार्य की क्षमता में सुधार आता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना शारीरिक सुधार। अब बात करते हैं मानसिक सुधार। मानसिक सुधार क्या होता है, जैसे पहला है मनोदशा में सुधार हो जाना, जो मन की जो दशा है उसमें सुधार हो जाना, सुयोग्यता में सुधार हो जाना, ठीक है, मतलब काम करने की जो कैपेसिटी है, अगर हम किसी कार्य को बिना थके कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए हमारे अंदर सुयोग्यता की शक्ति है, लेकिन अगर हम थक जा रहे हैं तो समझ लीजिए हमारे अंदर सुयोग्यता की शक्ति नहीं है।
अगला क्या लिखा है, अवसाद तथा चिंतन के स्तर में कमी आना, यानी कि जो हम बार बार टेंशन लेकर रखते हैं ना, उन सब चीज़ों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ विशेष बच्चों के लिए ही है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है, शारीरिक सुधार और मानसिक सुधार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकारों के बीच अंतर बताइए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखिए कार्बोहाइड्रेट अगर बात किया जाए, कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार का सबसे मुख्य अंग है। यह हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी प्रकार से अगर देखा जाए, उसी प्रकार से देखा जाए, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जैसे अभी जब मैं एमसीक्यू करवा रहा था, उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको बहुत तेज से भूख लगी हुई है, तो आपको पता है खाली पेट आप काम तो कर नहीं पाओगे, तो आप क्या चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो तुरंत खाएं और तुरंत एनर्जी आ जाए। तो आप क्या करते हो, जैसे केले खाते हो, और क्या खाते हो, ठीक है, कोई लिक्विड पी लेते हो, या फिर और क्या करते हो, आलू खा लेते हो। ठीक है, ऐसी चीज़ों से तुरंत इंस्टेंट एनर्जी आती है। ठीक है, तो क्या लिखा है, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। भिन्न भिन्न रासायनिक संयोजन के कारण, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला लिखा है शर्करा या फिर साधारण कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा लिखा है जटिल कार्बोहाइड्रेट। कई बार इन दोनों में अंतर भी पूछ लेता है, तो देखिए इसको मैं समझाता हूं कि शर्करा या फिर साधारण जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, और दूसरा जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है। जो शर्करा है कार्बोहाइड्रेट, इसको साधारण कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसके अलावा जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, इसको पीली सेक्राइडस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए शर्करा यानी कि साधारण कार्बोहाइड्रेट, यह अनाज, गेहूं, चावल इत्यादि हो गए। रसीले फलों जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास, ठीक है, आदि में पाए जाने वाले स्वाभाविक मिठास हैं। ठीक है, इसमें शर्करा मोनोसेक्राइड, ठीक है, डाइसेक्राइडस व ट्राइसेक्राइडस, ठीक है, इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं। और इसका ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, ठीक है, सुक्रोज तथा माल्टोज, यह पानी में घुलनशील तथा स्वाद में मीठे होते हैं। यानी कि जो शर्करा, यानी कि देखा जाए ये स्वाद में मीठे होते हैं, जो इन सभी चीज़ों में पाए जाते हैं, चुकंदर, आम, अनानास, इन सभी चीज़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो कि जिनको एक तरीके से चबाना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए यह पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, जैसे चुकंदर हो गए, गाजर हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इत्यादि चीज़ें होते हैं, इसमें आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये मीठे नहीं होते हैं, इसमें अभी आपने बात किया ये स्वाद में मीठे होते हैं, और ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। समझ में आ रही चीज़ें? तो साधारण कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये अनाज हो गया, चुकंदर, आम, ये सारी चीज़ इसमें आ जाता है। ठीक है, और ये स्वाद में इनका ग्लूकोज बन सकता है और ये ग्लूकोज नहीं बन सकता है। ठीक है, इस टाइप्स की चीज़ें। चलो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अस्थमा की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 आसनों की सूची बनाइए। किसी एक की प्रक्रिया सटीक डायग्राम की सहायता से व्याख्या कीजिए। आपको किसका बताना है, अस्थमा का बताना है। किसका, अस्थमा का। देखिए अस्थमा जिसको हो जाता है तो उनके लिए क्या चीजें हैं, सबसे पहले कुछ आसन दे रखे हैं। जैसे क्या क्या चीज है, सबसे पहला क्या लिखा है, सबसे पहला लिखा हुआ है ताड़ासन, दूसरा लिखा है ऊर्ध्वासन, ठीक है, हस्तासन, ठीक है, और उत्तान, मंडूकासन, भुजंगासन, धनुरासन, अष्टांगसन, ठीक है, वक्रासन, कपालभाति, गोमुखासन, मत्स्यासन, ठीक है, अनुलोम विलोम करना। इनमें से कोई 4 चीज़ आपको लिख देनी है।
तो ये तो वो हो गया आसनों की सूची। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे हमने सुबह भी बात की थी एमसीक्यू में, गौमुखासन में आप देखते हो इस प्रकार का पोस्चर बनाते हैं हम आगे से, और ये पीछे से कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, गौमुखासन बोलते हैं। अब इसको करने की कुछ विधियां भी होती हैं। क्या विधियां होती हैं, ठीक है, वही चीज़ें हैं जो कि अभी दिखाया गया इमेज में। जब हम करते हैं तो कैसे, सुखासन तथा दंडासन में बैठ जाना, यानी कि जैसे आप देखो अभी बैठा हुआ था उस हिसाब से बैठना है। बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर में नितंब के पास रखिए तथा दाहिने पैर को बाईं जांघ के ऊपर से करते हुए इस प्रकार स्थिति करें कि घुटने एक दूसरे के ऊपर रहने चाहिए। देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए किस तरीके से इन्होंने किया है, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, घुटने एक प्रकार से आसपास में। फिर क्या होता है, फिर अपना ये राइट जो आर्म है अपना पीछे लेके जाते हैं और लेफ्ट आर्म जो है वो पीछे लेके जाते हैं और कुछ इस प्रकार से आपस में टच करते हैं, ठीक है। यही बातें इसमें लिखी हुई है, समझ में आ रही चीज़ें। तो ये है गौमुखासन, जो कि अस्थमा का अगर रोग होता है तो उसमें ये बचाव के लिए चीज़ें की जाती हैं, समझ में आ रही चीज़। डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलेगा दवाई भी खाओ, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करो। तो ये कुछ इस तरीके से आसन होते हैं जिसको करना जरूरी होता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर फिक्सचर तैयार करने की विधि बताइए। फिक्सचर तैयार करने की विधि कौन सा, लीग टूर्नामेंट का। किसका, लीग टूर्नामेंट का हमें तैयार करना है फिक्सचर, किसका, लीग टूर्नामेंट का। नॉकआउट टूर्नामेंट अगर देखा जाए, नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है, ऑलरेडी मैंने करवा दिया है नॉकआउट टूर्नामेंट। जिन बच्चों को नहीं पता है आप जाके चैनल पे सर्च कीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ अब मैं लीग टूर्नामेंट का बताने जा रहा हूं, क्योंकि इन तीनों में से क्वेश्चंस तो आ ही जाता है। कौन सा, एक लीग टूर्नामेंट का, दूसरा नॉकआउट टूर्नामेंट का। और एक लीग टूर्नामेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक साइकिलिंग विधि हो जाता है और दूसरा अपना स्टेयर्स विधि हो जाता है। अब मैं दोनों को ही समझाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कुछ इस प्रकार की चीज़ें जिसको पढ़ना है, पढ़ाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि मैं सॉल्व करके चीज़ें दिखा दूंगा। ये मैं एक प्रकार की चीज़ें दिखा रहा हूँ, देखो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, जिसमें फिक्सचर तैयार किया जाता है। एक है स्टेयर केस विधि, दूसरा होता है साइक्लिक विधि, ठीक है। अब मैं दोनों के ही हिसाब से चीज़ें करना शुरू करवाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आ जाते हैं और ब्लैंक पेज पे हम चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो लीग टूर्नामेंट होता है, लीग टूर्नामेंट ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला मैंने क्या बताया था, सबसे पहला बताया था स्टेयर्स, ठीक है, स्टेयर्स, ठीक है, स्टेयर्स मतलब वही सीढ़ी नुमा। दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा मैंने बताया था आपको साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक, दूसरा अपना साइक्लिक, स्टेयर्स और साइक्लिक। जैसा कि आपको पता है कि अगर इसमें भी टीम होती है, दो अलग अलग है। पहली चीज मैंने बताया था नॉकआउट टूर्नामेंट जो होता है और लीग टूर्नामेंट में अंतर क्या होता है। अंतर बस इतना होता है, जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है वो टूर्नामेंट होता है जिसमें अगर टीमों के बीच, अगर मान लीजिए इन दोनों में मैच हो रहा है, इन दोनों में मैच हो रहा है, तो जिनके बीच भी मैच हो रहा है अगर कोई हार जाता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है और जो जीतता है उसको आगे भेज दिया जाता है। मतलब चार टीमों में अगर मैच होता है तो कोई जीतेगा दो को आगे भेज दिया जाएगा। इन दोनों में जो होगा वही एक बंदा क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। ये होता है नॉकआउट में। बट लीग में क्या होता है, कोई भी ऐसा बाहर नहीं होता है, एक टीम को सबसे मैच खिलवाया जाता है। ये होता है लीग टूर्नामेंट का। तो नॉकआउट और लीग में कई बार अंतर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नॉकआउट टूर्नामेंट में एक बार आपने मैच खेला, आपने जीता तो आपको आगे भेजा जाएगा, हार गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लीग टूर्नामेंट में हार भी गए तो कोई बात नहीं, आपको सबके साथ मैच खेलना है। इस प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो स्टेयर्स होती है ये सीढ़ी नुमा होती है, साइक्लिक होती है जो साइकिल की तरह अपनी होती है। यहां पे मैं आपको बता दूं, इसको एक बार रफ कर लेते हैं, ठीक है, और फिर मैं चीजों को समझाता हूं। जैसे यहां पे दो चीजें हैं, सबसे पहला मैं समझाऊंगा आपको, सबसे पहली चीजें मैं आपको बताऊंगा। सपोज करते हैं टीमों की संख्या 4 है। कितनी है, टीमों की संख्या 4 है। यहां पे टीमों की संख्या 5 है, ठीक है। दो प्रकार के टूर्नामेंट हमें खिलाने हैं, दो प्रकार के टूर्नामेंट खिलाने हैं जिसमें साइक्लिक विधि के द्वारा हमें इस मैच को परफॉर्म करवाना है, ठीक है। आप इस 4 के जगह पे कोई भी संख्या रख सकते हो। मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, एक
इवन का मतलब सम संख्या का, एक ऑड का यानी कि विषम संख्या का। सपोज करते हैं टीम अपनी 4 है, 4 टीम है तो किस तरीके से मैच खिलाया जाएगा। 4 टीम है तो सबसे पहले देखिए इसको मैच किस तरीके से खिलाया जाता है। सबसे पहले निकालते हैं मैचों की संख्या, ठीक है, कुल मैचों की संख्या। क्या लिखेंगे? कुल मैचों की संख्या। कुल मैचों की संख्या, इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपने नॉकआउट में क्या पढ़ा था, एन में से हम 1 माइनस कर देते थे, यानी कि नंबर ऑफ टीम में मान लीजिए टीम अपनी 11 है तो 11 माइनस 1 यानी कि 10 लिख देते थे। यानी कि अगर 11 बंदे हैं तो मैच कुल कितने खेले जाएंगे? 10 मैच खेले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग होती है, फॉर्मूला अलग लगता है। कैसे? इसमें जो देखा जाता है कुल मैचों की संख्या वो कैसे लिखी जाती है, कुछ इस तरीके से, n ब्रैकेट में n-1 अपॉन में 2 ये लिखा जाता है। n मतलब नंबर ऑफ टीम, तो n मतलब नंबर ऑफ टीम कितनी हो गई अपनी? 4, ठीक है। उसके बाद n मतलब नंबर ऑफ टीम -1 अपॉन में 2। अब 4 को इस तरीके से कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, अपॉन में 2 यानी कि 12 में से आ जाएगा 2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा अपना 6, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें, यानी कि 4 टीम है तो टोटल मैच कितनी खेले जाएंगी? 6 मैच खेले जाएंगे। समझ में आ रही चीज़ें? कुछ इस प्रकार से अपना फॉर्मूला होता है। दोबारा देख लीजिए, इस तरीके का अपना फॉर्मूला होता है, n-1 और अपॉन में 2, इस तरीके की चीज़ें करते थे, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें? तो हम एक काम करते हैं, ये ऊपर वाला हम इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कुल मैचों की संख्या कितनी है? 6 है, 6 मैच खेलेंगे ये, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे और क्या हमें निकालना होता है? इसमें निकालना होता है हमें चक्र। क्या निकालना होता है? चक्र। चक्र का मतलब एक तरीके से राउंड, ठीक है। कुल राउंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है? तो अगर टीम अपनी 4 है, मतलब क्या है? इवन है, ठीक है। अगर इवन टीम है तो हम कैसे निकालते हैं? n-1, नंबर ऑफ टीम 4 -1 यानी कि 3, यानी कि टोटल चक्र कितने बनेंगे? 3। अब कहोगे भैया ये चक्र क्या है? चक्र का मतलब होता है ये इस टाइप्स का बॉक्स, ठीक है। साइकिल में देखते हो जिस प्रकार से साइकिलिंग करते हैं तो वो तो राउंड राउंड होता है ना, ऐसे भी देखना ये भी राउंड राउंड होगा। किस तरीके से? यानी कि चक्र कुल कितने खेले जाएंगे? 3। अब हमें करना क्या है? इस प्रकार से हमें एक बॉक्स बना लेना है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। क्योंकि अभी हमने क्या किया, हमने इसमें देखा फॉर्मूले में कि टोटल कितने बनाने हैं? 3 बनाने हैं। अभी हमें क्या करना है? अब देखिए, जब इवन टीम है, 4 टीम है, तो इसमें पहली जो टीम होती है, कोई भी पहली जो टीम होती है, इसको हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे चक्र 1, चक्र 2, चक्र 3, और यहाँ पे पहली टीम को हम क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। पहली टीम को क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे। कर दिए फिक्स। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे। कर दिए, तीनों बॉक्स में फिक्स कर दिए। अब पहली जब टीम अपनी फिक्स हो गई है तो पहले के बाद क्या आता है? दूसरा, दूसरे के बाद क्या आता है? तीसरा, तीसरे के बाद क्या आता है? चौथा। जिस प्रकार से साइकिल होता है, साइकिल इस प्रकार से चलता है ना, आप समझिए घड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12, सुई इस तरीके से चलती है ना, इस तरीके से, ऐसे सेम ऐसे भी होता है, ठीक है। अभी क्या है? 1 2 3 4 इस टाइप से चीजें हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो 2 है दूसरे वाले में जब जाएगा, यानी कि पहला जो अपना मैच होगा 4 चौथे और पहले में होगा, और जो दूसरा मैच होगा वो तीसरे और दूसरे में होगा, ठीक है, तीसरे और दूसरे में होगा। लेकिन अगर सेकंड राउंड देखा जाए तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? पोजीशन चेंज हो जाती है। ये जो 2 है ना, 2 की पोजीशन 3 हो जाएगी और 3 की पोजीशन 4 हो जाएगी। यानी कि जहां पे अपना 3 लिखा है ये यहां से उठकर यहां आ जाएगा, तो इसलिए हम यहां पे 2 लिख देंगे इसकी पोजीशन पे, और ये उठ के इस पे चला जाएगा, तो इस जगह पे यहां पे 3 था तो ये 3 चला जाएगा ऊपर। समझ में आ रही चीजें? अब ये तो फिक्स है, इसको तो हम हटा सकते नहीं है, तो ये जो 4 है 4 आ जाएगा 2 की जगह पे। इस तरीके से क्या होगा? चेंज हो गया। दोबारा समझिए, मैंने क्या बोला? 2 3 4 ऐसे था ना, अब इसको हमने क्या किया? टर्न, साइकिल होता है ना, साइकिल इस तरीके से चलता है, तो ऐसे ही देखिए जो अपना 4 का पोजीशन था वो आ गया 2 के पोजीशन पे, 2 वाला जो था वो 3 पे आ गया, 3 वाला जो था वो 4 पे चला गया, पोजीशन चेंज हो गया। अब तीसरे वाले में क्या होगा? सेम, ये उठ के इधर चला जाएगा, ये उठ के इधर और ये उठ के इधर आ जाएगा। तो बस हमें करना क्या है?
इसको उठा के इधर लिखना है तो यानी कि 4 हमने लिख दिया, इसको उठा के ऊपर लिखना है यानी कि हमने 2 लिख दिया, और इसको उठा के हमें नीचे लिख देना, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 3। ठीक है, मैच कैसे हो रहा है, पहले 4 और 1 में होगा, 3 और 2 में होगा, फिर 3 और 1 में होगा, और फिर 2 और 4 में होगा, फिर मैच 2 और 1 में होगा, और 3 और 4 में होगा। टोटल मैचों की संख्या देखोगे तो एक मैच ये, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, पांचवा मैच, छठा मैच। टोटल मैच हमने क्या निकाला था, 6 निकाला था, आ गया। इसके साथ साथ राउंड हमने कितना निकाला, 3 राउंड। ये देखो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। समझ पा रहे हो चीजें, इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो 4 टीमों का निकालना हो तो कुछ इस तरीके से निकालना है। अभी आप कहोगे भैया 6 टीम का निकालना है, तो 6 टीम का भी देख लो भाई, तुरंत निकाल के दे देते हैं। 6 टीमों का निकालना है तो सबसे पहले इसको रफ करो, रफ करने के बाद सबको रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चीज़ें समझनी है तो बहुत ही अच्छे से समझनी है। 6 टीमों का निकालना है तो टोटल नंबर यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, 6 लिख देते हैं, 6 लिख दिए। तो अब कुल मैच कैसे, फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था, अपॉन में 2, n मतलब 6 लिख दिए, n 6 - 1 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करोगे, 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, नीचे 2 है, 6 × 5 = 30, काटोगे आ जाएगा यहाँ पे 15, यानी कि कुल मैच कितने होंगे 15। तो हम यहाँ पे लिख दिए मैच बराबर 15 लिख दिए। इसको अब रफ कर दें, चलो भाई हमने रफ कर दिया। दूसरे नंबर पे मैंने बोला था चक्र निकालने के लिए, तो चक्र कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कुल चक्र कैसे, कुल चक्र निकालना है तो n - 1, 6 टीम टोटल है, -1 यानी कि 5, यानी कि चक्र टोटल कितने होंगे 5 होंगे। तो हम क्या करते हैं, चक्र बना लेते हैं। पहला थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इसमें हमने क्या पढ़ा है, पहले को हम फिक्स कर देते हैं। तो सबसे पहले इसी का बॉक्स बना लेते हैं। देखिए बॉक्स बन गया, ठीक है। एक को फिक्स कर देंगे, कर दिया हमने, एक को फिक्स हो गया। अब दूसरे को हम यहाँ लिखते हैं, तीसरे को यहाँ, चौथे को यहाँ, 5वें को यहाँ, छठे को यहाँ। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने क्या कहा, ये घूमेगा, ए तो हटेगा नहीं क्योंकि वो फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स है, उसको हटाना नहीं है। तो 2 3 पे जगह पे आ जाए, 3 चौथे पे चला जाएगा, 4 5वें पे, 5वां छठे पे। तो अब क्या होगा, मैंने क्या कहा, 2 3 पे आ जाएगा तो इधर आ गया, 3 4 पे चला जाएगा तो इधर आ गया, 4 5 पे चला जाएगा और ये इधर चला गया। देखिए यानी कि ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। अब अच्छा एक चीज़ देखो, ये आ गया ना, ये 3 पे आ जाएगा, ये 4 पे आ जाएगा और ये 5 पे। अब जो छठा वाला था वो इसके जगह पे आ जाएगा, इस वाले के जगह पे, तो आ गया 6 इधर। समझ में आ रही चीज़ें, बस इसको फिर चेंज करो, यहाँ पे फिर लिखो अपना, 6 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, यानी कि ये नीचे आ गया, 2 इधर आ जाएगा, 3 4 5 ऐसे। अब ये भी फिर टर्न होगा, तो अब जो 4, ये 4 की पोजीशन यहाँ आया, 4 अब इधर आ जाएगा, 4 5 6, ठीक है, 6 2 3, ठीक है। अब फिर ये चेंज होएगा। अब चेंज होने के बाद क्या होगा, फिर अब यहाँ पे 3 आ गया, और क्या आएगा, 3 के बाद ये इधर आ जाएगा, 3 हो गया, 3 4 5 6 और 2। समझ में आ रही चीज़ें। अब नेक्स्ट अगर होता तो आप देखते हो ये उठ के यहाँ पे आ जाता, मतलब सेम पोजीशन आ जाता, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये अपना वो तैयार हो गया। समझ में आ रही चीज़ें। टोटल मैच कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल मैच कितने हो गए, 15। हमने ऑलरेडी 15 लिख रखा है। समझ में आ रही चीज़ें। तो ये हो गया अपना ये वाला विधि। अब हम बात कर लेते हैं जब टीमों की संख्या ऑड हो, क्या हो, ऑड हो। अब इसको क्या करना है, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, सेम यही सारी चीज़ें होंगी, हमें बस इसको कर लेना है, चीज़ों को समझ लेना है। अगर वीडियो में बने हो अभी तक तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करना। आप लोग के लिए सारी चीज़ें करवाई जा रही है, पोल साइंस की तैयारी करवाई जाएगी ऐसे ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मैचों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कुल मैच। क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने बात किया, n - 1 अपॉन में 2। 5 हो गया, यहाँ पे 5 - 1 अपॉन में 2, यानी कि 5 × 4 अपॉन में 2, यानी कि टोटल मैचों की संख्या कितनी हो गई,
10 हो गई। टोटल मैचों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, ये क्योंकि ये करोगे तो 20 आ जाएगा, 20 को 2 से काटोगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल मैच लिख लेते हैं, कुल मैच बराबर 10 लिख दिया हमने। चलो भाई, अब दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा क्या करना है, दूसरा अपना करना है कुल चक्र निकालना है। तो कुल चक्र कैसे निकालते थे? n-1 करके कुल चक्र निकाल लेते थे। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि जब ऑड संख्या है, कितनी संख्या है? ऑड संख्या है, तो ये समझ जाइए ये वाला फॉर्मूला जो है ये नहीं लगता है। क्या लगता है? जितनी टीम है, टीम जितनी है चक्र भी उतने होंगे, यानी कि टीम बराबर चक्र। टीम कितनी है? 5, तो चक्र कितने होंगे? 5। अब ये सिर्फ ऑड पे अप्लाई होता है। टीम कितनी है? 7, तो चक्र कितने होंगे? 7। समझ में आ रही बात है? इस पे n-1 का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। टीम होगी 9, तो चक्र कितने होंगे? 9। ठीक है, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। समझ में आ रही चीज? चलो, तो अभी मैंने क्या बात किया, यानी कि 5 है तो हम यहां पे 5 बना लेंगे। 1 2 3 4, ये लो 5 बन गया। अब टोटल कितने हैं? 5 हैं। अब देखिए एक ट्विस्ट क्या है, जब संख्या अपनी विषम हो, यानी कि टीम क्या होती है? विषम टीम होती है। जब विषम टीम होती है तो हम बाई देना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? बाई देना शुरू, और बाई को कर देते हैं इस बॉक्स में। ठीक है, यानी कि इस बॉक्स में हमने बाई लिख दिया, और ये सब में बाई दिया जाता है। बाई इसमें भी, बाई इसमें भी। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में हमने 1 को फिक्स कर दिया था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? ऑड संख्या है ना, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? बाई दे देंगे। पहले ही क्या करेंगे? बाई दे दिए। इसमें भी हमने क्या किया? बाई दे दिया। ठीक है, 22 देने के बाद अब क्या करेंगे? अब यहां पे हम लिखेंगे 1 और 2 3 4 5, आगे 5 टीम। ठीक है, फिर वैसे घुमा दो जैसे था। 2 का पोजीशन 1 ले लेगा, यानी कि देखा जाए तो जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे 1 लिखना, जहाँ पे 3 लिखा वहाँ पे 2 लिखना, जहाँ पे 4 लिखा वहाँ पे 3 लिखना, जहाँ पे 5 लिखा वहाँ 4 लिखना है, और जहाँ पे 1 लिखा था, अब ये इधर तो जाएगा नहीं, तो फिक्स है, इसलिए 5 इधर आ जाएगा। समझ में आ रही चीज़ें? फिर रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इधर फिर आ जाएगा। फिर कैसे लिखेंगे? फिर लिखेंगे यहाँ पे 3 4 5 3 4 5 1 2। ठीक, फिर घूमेगा ये, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5। समझ में आ रही चीजें? ये हो गया। अब मैच इन में, इन में, इन दोनों में, इन दोनों में। अब बताइए, एक मैच 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मैच कितने हुए? 10। हमने ऑलरेडी लिख रखा है 10। समझ में आ रही चीजें? ये हो गई जी साइकिलिंग विधि। साइकिल के हिसाब से चीजें चलती हैं। फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, सारी चीजों को समझा रहे हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके या फिर दोबारा रिवर्स करके देख लेना, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं स्टेयर्स विधि। ये तो और आसान है, इसमें तो करने की कुछ चीज़ ही नहीं है। लो भाई, पूरा ही क्लीन हो गया। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, स्टेयर्स विधि में हम क्या करते हैं? मैंने बताया था स्टेयर्स विधि में सपोज करो टीम है टोटल 8 टीम है। कितनी टीमें हैं? 8 टीम है। तो हमें क्या करना है? स्टेयर्स वाले में कुछ इस प्रकार से हमें स्टेयर्स तैयार करने हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्टेयर्स तैयार करने हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमें क्या करना है? देखिए स्टेयर्स में क्या होता है, एक जो टीम है, जैसे उस वाले में भी एक टीम सबसे मैच खेल रही थी, ऐसे ही इसमें भी एक टीम सबसे मैच खेलेगी। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम पहले वाले को मैच खिलाएंगे। पहला जो है वो दूसरे से मैच खेलेगा, पहला जो है तीसरे से मैच खेलेगा, पहला जो है चौथे से खेलेगा, पहला पांचवें से खेलेगा, यानी कि सबसे पहले पहले को निपटाएंगे। ठीक है, पहला 6 से खेलेगा, 7 से खेलेगा। ठीक है, पहला यहाँ पे 8 से खेलेगा। खेल लिया 8 तक। अब पहले वाले का काम खत्म, पहले वाले को हटा देंगे। अब आ जाएंगे दूसरे को मैच खिलाएंगे। अब दूसरा पहले से ऑलरेडी खेल रखा है, इसलिए पहले से नहीं खिलाएंगे, सीधा आ जाएंगे तीसरे से खिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरा दूसरे से खेलेगा नहीं, इसलिए तीसरे से। ठीक है,
इस तरीके से इसने मैच खेल लिया, दूसरा तीसरे से। अब दूसरा भी हो गया काम खत्म, दूसरे को भी साइड करेंगे। अब आ जाएंगे तीसरे को खिलाएंगे। तीसरा चौथे से खेलेगा, तीसरा पांचवें से खेलेगा, तीसरा छठे से खेलेगा, तीसरा सातवें से खेलेगा, तीसरा आठवें से खेलेगा। फिर आ जाएंगे हम दूसरे को खिलाएंगे। अब दूसरा वाला जब मैच खेलेगा जब दूसरा वाला मैच खेलेगा तो दूसरा किससे खेलेगा? दूसरा खेलेगा एक सेकेंड, एक सेकेंड, पहला खिला दिया, दूसरा खिलाना, तीसरा खिलाना है, अब चौथे वाले को खिलाना है। चौथे वाले को खिलाएंगे किससे? पांचवे से। और चौथा वाला फिर खेलेगा छठे से, चौथा वाला फिर खेलेगा सातवें से, चौथा वाला फिर खेलेगा आठवें से। चौथे का भी काम खत्म, उसको भी हटाओ। अब पांचवे को खिलाएंगे, पांचवा छठे से खेलेगा, पांचवा सातवें से खेलेगा, पांचवा आठवें से खेलेगा। अब खिलाएंगे छठे वाले को, छठा सातवें से खेलेगा, छठा आठवें से खेलेगा, ठीक है। अब खिलाएंगे अपना सातवें को, सातवां किससे खेलेगा? आठवें से खेलेगा। अब कहोगे भैया ये तो घटता हुआ जा रहा है, इसी को तो स्टेयर्स कहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या दूसरा पहले से नहीं खेल रहा? देखो यहाँ पे खेला है कि नहीं खेला है। यहाँ पे आप कह रहे हो तीसरा चौथा एक साथ खेल रहे हैं, तो भाई तीसरा दूसरे से भी तो खेला है, तीसरा जो है पहले से भी तो खेल लिया है ना। इस तरीके से संख्या घटती चली जाती है। अब देखिए 7 8 से खेल रहा है, सिर्फ 8 से नहीं खेल रहा है, देखो 7 6 से भी खेला है, 7 5 से भी खेला है, 7 4 से भी खेला है, 7 3 से भी खेला है, 7 दूसरे से भी खेला है और 7 पहले से भी खेला है, सबसे खेला है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेयर्स ऐसे तैयार करते हैं। अब कहोगे भैया टीमों की हम संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल मैच कितने हुए, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए कुल मैच की संख्या कैसे निकालेंगे, तो कुल मैचों की संख्या हम ऐसे निकालते हैं n-1 अपॉन में 2। n नंबर ऑफ टीम कितनी है? 8 है, और ये है 8 - 1 अपॉन में 2। 8 में से एक गया 7, ठीक है। तो 8 × 7 अपॉन में 2, 56, इसको काटेंगे आ जाएगा 28। टोटल मैच कितने हो गए? 28, ठीक है। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैच इसमें खेला गया। 1 2 3 4 5 6 इसमें खेला गया। 1 2 3 4 5, या फिर आप ऐसे भी गिन सकते हो 7 6 5 4 3 2, और इसमें कितना खेला गया? 1। अब जोड़ लो, 7 6 14 ऐसे गिन लो, 2 1 2 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 7 28, यानी कि टोटल मैचों की संख्या कितनी है? 28 हो गया। बहुत ही आसान था, लेकिन बच्चों की डिमांड थी तो मैंने कहा चलो आज बना ही देते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें आप लोग के सामने। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक सेकंड बस रुकिएगा, शायद हाँ ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाँ अब आप आ जाइए, इस चीज़ को समझिए। देखिए वीडियो लेंदी हो रही है, डोंट वरी, कोई बात नहीं। जब मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है? क्वेश्चन आपके सामने लिखा है माइक्रोसाइकिल, ठीक है। माइक्रोसाइकिल, मेसोसाइकिल और मैक्रोसाइकिल में क्या अंतर होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा बस, ठीक है। हाँ तो आपके सामने क्या है? सबसे पहला माइक्रोसाइकिल, मेसोसाइकिल तथा मैक्रोसाइकिल में क्या अंतर होता है। बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ। माइक्रोसाइकिल जो होता है, माइक्रोसाइकिल बहुत ही शॉर्ट वे में बताता हूँ। माइक्रोसाइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जो कि बहुत ही छोटी अवधि के लिए किया जाता है। इसका किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण चक्र आमतौर पर 1 सप्ताह के लिए अवधि की जाती है, यानी कि सिर्फ 1 सप्ताह के लिए होता है, ठीक है। और ये ऐसा वो होता है जिसमें ये तब किया जाता है जब हमारे पास प्रतियोगिता में बहुत कम समय होता है। यानी कि इसमें हमने देखा 1 वीक के लिए, ठीक है, 1 वीक के लिए चीज़ें की जाती है माइक्रोसाइकिल यानी कि छोटा साइकिल, ठीक है। मोसोसाइकिल अगर देखा जाए, मोसोसाइकिल वो प्रशिक्षण होता है, ये तब दिया जाता है, ठीक है, ये तब दिया जाता है मोसोसाइकिल। ये 3 से 4 माइक्रोसाइकिल मिलकर एक मोसोसाइकिल बनाते हैं। यानी कि 3 से 4 माइक्रोसाइकिल मतलब ये समझिए एक जो अपना माइक्रोसाइकिल है वो 1 हफ्ते का है, तो 3 से 4 मतलब 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 वीक की बात हो रही है, 3 से 4 सप्ताह के बीच में होती है। यह प्रशिक्षण चक्र भी खिलाड़ी द्वारा खेले जाने वाले खेल से संबंधित अतिभार तथा रिकवरी के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाए तो कम से कम होता है
इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसका उम्र है 25 वर्ष, ठीक है, और फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक प्लानिंग तैयार करते हैं कि 23 दिन तक आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग लेनी है और 5 दिन तक आपको आराम करना है, मतलब रिकवर करना है। तो इस तरीके से आपका 28 दिन हो गया। 3 से 4 का मतलब क्या होता है, 4 वीक मतलब क्या होता है, 1 महीना। तो ये हो गया अपना मेसो साइकिल, जिसमें 3 से 4 वो हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। तो इसमें 25 वर्ष का एक व्यक्ति होता है, जिसमें 25 वर्ष का एक व्यक्ति होता है और इसमें 28 दिन का समय होता है। तो जिसमें 23 दिन तक वो क्या करता है, प्रशिक्षण लेता है, ट्रेनिंग करता है, और 5 दिन क्या करता है, वो आराम करता है, ठीक है, तो रिकवरी कर लेता है। ऐसे ही मैक्रो साइकिल में अगर देखा जाए तो एक लंबा अवधि होता है, जिसमें कम से कम 1 साल का समय होता है। पहले वाले में क्या था, 1 वीक का होता है, दूसरे वाले में क्या होता है, 1 महीने का होता है, तीसरे वाले में क्या होता है, 1 ईयर का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये पूरा अच्छी तरीके से तैयारी करता है, क्योंकि ये लंबे लक्ष्य की तैयारी करता है, यानी कि इंटरनेशनल अगर मैच खेलना हो तो उस चीज़ के लिए। तो पहला है माइक्रो साइकिल, दूसरा है मेसो साइकिल, तीसरा है मैक्रो साइकिल। समझ में आ रही चीज़ें, ये 3 है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट वे में मैं चीज़ें समझाया आपको, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो एटलीस्ट कम से कम कुछ तो चीज़ें लिख दो। आगे बात कर लेते हैं, सहन क्षमता के प्रकार लिखिए। सहन क्षमता 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहले लगा है गतिविधि के प्राकृतिक के अनुसार पे, ठीक है, और दूसरा लिखा है अवधि के अनुसार पे। एक में प्रकृति देखा जाता है, दूसरे में अवधि देखा जाता है। प्रकृति मतलब मूलभूत सहन क्षमता। मूलभूत सहन क्षमता क्या होती है, ऐसी सहन क्षमता जो सब में होती है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी है, ऐसी सहन क्षमता जो बहुत ही मूलभूत होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो मुझे घर में टहलना है, तो इतना तो कम से कम ताकत होना चाहिए, इतनी तो शक्ति होनी चाहिए, सहन क्षमता होनी चाहिए कि मैं घर में टहल सकूं। तो ऐसी मूलभूत क्षमता जिसके द्वारा हम थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं मूलभूत सहन क्षमता। क्या लिखा है, तो पहला तो ये हो गया। मूलभूत सहन क्षमता में क्या होता है, किसी खिलाड़ी या फिर किसी भी व्यक्ति की वह क्षमता आती है जिसमें वो लंबी अवधि तक क्रियाकलाप को करने के लिए योग्य हो, और उसकी मूलभूत सहन क्षमता कहलाती है। लंबी अवधि एक, जैसे सपोज चलना हो गया, या फिर घर में टहलना हो गया, या फिर जॉगिंग करना हो गया, फिर पार्क में टहलना हो गया, ठीक है। इस प्रकार की जो मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, जो सब में होती है, जैसे सुबह सुबह आप पार्क जाते हो, टहलते हो, तो ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी मूलभूत सहन क्षमता में आती है। दूसरा होता है सामान्य सहन क्षमता, ठीक है। सामान्य सहन क्षमता अगर देखा जाए तो एक तरीके से अगर कोई व्यक्ति धीमी गति से या फिर तेज गति से क्रिया करता है, या चलता है, या फिरता है, और उसको रिकवर कर लेता है, मतलब उसको दोबारा से रिकवर कर लेता है, तो समझ लीजिए उसके अंदर सामान्य सहन क्षमता है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, सामान्य सहन क्षमता है, ठीक है। तीसरा होता है विशिष्ट सहन क्षमता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्रिकेटर होते हैं, जैसे वॉलीबॉल खेलने वाले होते हैं, जैसे टेनिस खेलने वाले होते हैं, ऐसे लोग अगर किसी भी चीज़ को क्या कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को सह जाते हैं, यानी कि खेलने के बाद अगर थकते नहीं हैं, या थकते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं, तो ये आ जाते हैं आपके विशिष्ट सहन क्षमता में आ जाते हैं। समझ में आ रही बातें। तो पहला मूलभूत, जिसमें हम देखते हैं पार्क में जॉगिंग वॉगिंग करना। दूसरा होता है तीव्र गति से या फिर शॉर्ट वे में अपनी चीज़ों को कर लेना, या फिर विशिष्ट में हम देखते हैं क्रिकेटर वगैरह आते हैं, ये इनमें अपने आ जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ये वाला देखिए, गतिविधि की अवधि के अनुसार में देखा जाए तो सबसे पहला होता है गति क्षमता, दूसरा होता है अल्प अवधि क्षमता, तीसरा होता है मध्यवधि क्षमता, और लास्ट वाला होता है दीर्घ अवधि क्षमता, ठीक है। ये ऐसे क्षमताओं में अपना विभाजित होता है। तो गति क्षमता क्या है, गति क्षमता क्या होता है, एक तरीके से इसमें 45 सेकंड तक अगर आप बहुत तेज गति से कार्य करते हो और आप थकते हो और थकने के बाद सह जाते हो उस चीज़ को, इसे कहते हैं गति क्षमता, ठीक है, गति सहन क्षमता कहते हैं। अल्प अवधि क्षमता में आप 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप बहुत तेज़ी से कोई कार्य को करते हो और फिर सह जाते हो। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपने रनिंग कर लिया 800 मीटर का, और फिर क्या करते हो, उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से सह जाते हो, तो ये आ जाती है अल्प अवधि क्षमता में। मध्यवधि सहन क्षमता में क्या होती है, 2 मिनट से लेकर 11 मिनट तक आप किसी कार्य को करते हो और करने के बाद बहुत ही तेज़ी से रिकवर कर लेते हो। इसमें 1500 मीटर का रेस वेस हो जाता है। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को सह जाते हो तो ये हो जाता है आपका मध्यवधि सहन क्षमता। और एक लास्ट लिखा है दीर्घ अवधि क्षमता। इसमें क्या होता है कि 500 मीटर 5000 मीटर, ठीक है, इसका नाम 10,000 मीटर तक, यानी कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक अगर आप मैराथन दौड़ लगाते हो और उस चीज़ को सह जाते हो तो ये आ जाता है दीर्घ अवधि क्षमता।
पहले में 45 सेकंड, दूसरे वाले में लिखा है 45 से लेकर 2 मिनट, तीसरे में लिखा है 2 मिनट से लेकर 11 मिनट, और लास्ट में अपना क्या लिखा हुआ है 500 मीटर से लेकर 5000 मीटर से लेकर 10,000 मीटर के बीच, यानी कि 5 किलोमीटर दौड़ लो या फिर 10 किलोमीटर दौड़ लो। समझ में आ रही चीज़ें? तो ये हो गई, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं। लास्ट में हम देख लेते हैं और भी एक आध क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, लचक का अर्थ बताइए और परिभाषा बताइए। तो लचक क्या होती है, शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लचक कहते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को क्या कहते हैं, लचक कहते हैं। देखिए इस टाइप्स की अगर पोर्शन आप कर लेते हो तो यानी कि आपके शरीर में ज्यादा लचक होती है, ठीक है। अब ये देखिए लचक 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो लचक होता है इसको अक्रिय लचक कहते हैं और दूसरे वाले को सक्रिय लचक कहते हैं। सक्रिय लचक पहले समझाता हूं, फिर अक्रिय लचक समझाता हूं। सक्रिय लचक वो लचक होता है जो कि प्राकृतिक रूप से यानी कि बिना किसी बाहरी सहायता के हम इजीली परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने इमेज में दिखाया है, ठीक है। इसमें हम किसी की सहायता के बिना कोई भी व्यायाम कर सकते हैं। इसी में आता है एक स्थिर लचक, दूसरा होता है गतिशील लचक, ठीक है। स्थिर लचक क्या होता है, इस प्रकार की लचक की आवश्यकता स्थिर अवस्था में होती है, जैसे कि बैठना, लेटना, दौड़ना, स्टार्ट लेना, ये सारा चीज स्थिर में आ जाती है। गतिशील का मतलब होता है दौड़ने से रिलेटेड, ठीक है। इस प्रकार की आवश्यकता चलने दौड़ने के समय आती है, यानी कि 2 चीजें होती है सक्रिय लचक में, जिसमें हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। बैठना है तो किसी की आवश्यकता है क्या, नहीं है। लेकिन अक्रिय लचक में ऐसे व्यायाम आ जाते हैं जिसमें हमें दूसरे की सहायता की जरूरत है। फॉर एग्जांपल हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, और उस समय हमें क्या होता है वेट को ज़्यादा बढ़ाकर मारना है, तो हम देखते हैं ना दूसरे की सपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। या फिर हम किसी की ट्रेनिंग के साथ हम उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आ जाता है अपने अक्रिय लचक में, जिसमें हमें दूसरे की जरूरत पड़ती है और इनमें हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। किसी बाहरी सहायता से शरीर के जोड़ों की अधिक दूरी तक गति करने की योग्यता क्या कहलाती है, अक्रिय लचक कहलाती है। समझ में आ रही बात? इसमें हमें किसी सहयोगी की जरूरत होती है और इसमें किसी सहयोगी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया। अब एक लास्ट चीज देख लीजिए कि सहन क्षमता विकसित करने की विधियां, 3 विधियां होती हैं। पहला निरंतर विधि, दूसरा होता है अंतराल विधि और तीसरा होता है फुटलैग विधि, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था फुटलैग विधि के बारे में। निरंतर विधि क्या होता है, आप किसी भी चीज को लगातार कर रहे हो, लगातार, बेशक स्लो में कर रहे हो लेकिन कर रहे हो। जैसे मैराथन दौड़ लगाते हैं ना सब, उसमें क्या होता है 10 किलोमीटर दौड़ना है, बेशक धीरे 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 चलेंगे लेकिन दौड़ेंगे। ये होता है निरंतर विधि, ठीक है, निरंतर विधि हो जाता है। अंतराल विधि का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को बहुत तेजी से किया फिर रुक गया, फिर किया फिर रुक गया, अंतराल यानी कि समय ले रहे हो बीच बीच में, फिर किया फिर रुक गया, इसे कहते हैं अंतराल विधि। ये सहन क्षमता विकसित करने की विधियां बता रहा हूं। और तीसरा होता है फुटलैग विधि। इसमें क्या होता है, इसमें आपको अंतराल की भी जरूरत होती है, निरंतर की भी जरूरत होती है। आप निरंतर भी चलते रहते हो, बेशक धीरे धीरे चल रहे हो, और कई कई जगहों पे स्पीड भी पकड़ लेते हो। तो फुटलैग विधि जैसे हम ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, है ना, पहाड़ी पे चढ़ते हैं, ऊबड़ खाबड़ स्थानों पे चलते हैं, तो हम धीरे धीरे चलते हैं, तो मतलब निरंतर चलते रहते हैं। और इसके अलावा कहीं ऐसी जमीन आ गई जो बढ़िया फ्लैट है तो हम दौड़ भी लेते हैं, कहीं ऐसी जमीन है जो वैसी है तो हम धीरे धीरे करते हैं। मतलब निरंतर करते रहना फुटलैग में भी होता है, ठीक है। ऐसी चीजें देखिए, ये हो गया अंतराल विधि। अंतराल विधि में सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया है। इसमें क्या होती है कि धड़कन जो अपनी होती है वो बढ़ जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, 120 से लेकर 130 हो जाती है, फिर हमें आराम की ज़रूरत होती है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर उसके बाद फिर दौड़ने लगते हैं। अंतराल विधि में ये हो जाता है। इसके अलावा फुटलैग विधि में क्या होता है, फुटलैग विधि में हम निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर दौड़ते रहते हैं, सामान्य भी वैसे भी। ये क्या होती है, इसकी अवधि 15 मिनट से लेकर 1 घंटे के आसपास की हो सकती है। इसमें क्या है कि इस तरीके से हमें ट्रैकिंग पे दौड़ना हो गया या फिर पहाड़ी स्थानों पे दौड़ना हो गया, ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ 12 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आई होप सो सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, फिजिकल एजुकेशन आप लोग की डिमांड पर पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है फिजिकल एजुकेशन, आप लोग की डिमांड पे चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये समझ लीजिएगा थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ हो भी गई होंगी तो उस चीज़ को सुधार लीजिएगा, क्योंकि मेरा ये मेन सब्जेक्ट नहीं है। ये तो आप लोग की डिमांड पे कि हाँ चलो 12वीं के बच्चे हैं, इनको चीज़ों में समझने में कोई दिक्कत हो रही थी, इस वजह से जितना भी मुझे एक्सपीरियंस था सारी चीज़ों को मैंने यूज करके चीज़ें किया, और जल्दबाजी में। क्यों? क्योंकि समय था नहीं। सुबह मैंने लाइव क्लास लिया MCQ का, शाम को मुझे बैच भी पढ़ाने हैं और साथ ही साथ ये भी करना है, तो समय का बहुत ज़्यादा अभाव था, बहुत ही, इसलिए स्ट्रीमिंग पे ये चीज़ें चल रही हैं, नहीं तो लाइव में आके नहीं पढ़ा देता। तो ऐसी चीज़ें थी। आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो,
कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर, कल के लिए ऑल द बेस्ट आप लोग को। कोई भी क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने हैं, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।